जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आज ये है 5th क्लास का एनसीईआरटी। ठीक है, 5th क्लास का एनसीईआरटी साइंस है, साइंस बुक। और आज हम जानेंगे तीसरे चैप्टर का लास्ट, ये तीसरे चैप्टर का लास्ट पेज के बारे में। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर हो गया था। ठीक है, इसका हो गया था खाने से पचने तक। ये देखिए, ये लाइव में कराए, लेकिन लाइव में जो है क्या सही नहीं होता है क्लास। और चखने से पचने तक ये हो गया था तीसरा चैप्टर। ठीक है, ये सब साइंस बहुत ही हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण रहता है, इसीलिए 5th क्लास से उठाएं। 5th क्लास का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू रीडिंग। कहानी खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर गया छेद, रह गया छेद। डॉक्टर के लिए बना खेल, बातें जान ले उसने भेद की। सुनो कहानी अनोखे पेट की। आगे है, जब चाहे तब उसमें झांक लें, अंदर सारा हाल भांप लें। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेख भी। सुनो कहानी अनोखे पेट की। ठीक है, अब देखिए, कहानी पेट का भी कहानी होता है। ठीक है, और पेट की कहानी सुनिए, इसके बारे में जानिए। ठीक है, क्या कहता है पेट। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे। बदले में नया खाना डाल सकते थे, हाँ, दाल भात और सेब भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसा छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की कहानी यह हमने नहीं गढ़ी। ये जो है आपका फौजी, मार्टिन नाम का एक फौजी, इसने क्या करा, कहानी हमने नहीं गढ़ी। मार्टिन ने कहानी हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। अब देखिए, ये 1985 अगस्त में ये कहानी लिखा गया है और सच्ची घटना पर आधारित है। राजेश उत्साही द्वारा लिखा गया है। फौजी, एक मार्टिन नाम का फौजी की कहानी है। और चकमक है, राजेश उत्साही चकमक, और अगस्त 1985 में। अब देखिए, कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, हुआ सन 1882 ईस्वी में 18 साल का था। ठीक है, मैं 18 साल का था। ठीक है, जिस फौजी के बारे में पढ़ा हुआ सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ 1822 ईस्वी में, 18 साल का था मार्टिन नाम का एक फौजी। जब वह जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले गया। डॉक्टर कौन था? बोमोट ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म भी ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर
पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक इस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है। एक फुटबॉल में वॉशर लगा रहता है ना, जिससे आप उसमें हवा भरते हैं, ठीक उसी तरह। ठीक है, आगे देखिए। यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में पेट में झांका जा सकता था। अरे वाह, गजब का चमत्कार हो गया। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। वाह, ये कैसा चंबी वाली बात है। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट मिल गया। सही बात है, मानो एक खजाना मिल गया। सोच कर सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। बाबा, इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे, और मार्टिन काम भी करते थे, खाते पीते भी थे। ठीक है, वो छेद हो सकता है ऊपर से ढक लेता होगा। उनकी शादी भी हुई। ठीक है, उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। अरे, ये तो 1822 ईस्वी की कहानी है। इसके पहले से ही तो आयुर्वेदाचार्य क्या है कि आपका वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सब में, चरक संहिता, ये सब में तो सब कुछ दिया हुआ। अच्छा, इसके बारे में और आगे जानिए। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल दिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबो कर उसमें रख दी जाए तो क्या पड़ी पच जाएगी। अच्छा, ये सब प्रयोग हुआ। हाँ, ये सही बात है। ठीक है, आगे देखिए। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के पीस बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। ठीक है, एक मछली का टुकड़ा सुबह 8:30 बजे ही रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। तो देखिए, लगभग कितना होता है हमारे पेट का तापमान? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके हैं। देखिए, 2 बजे तक, 8:30 बजे से लेके 2 बजे तक में मछली के सारे टुकड़े जो है पूरी तरह से घुल चुके हैं उस पाचन रस में। फिर उन्होंने इस तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। ठीक इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी, तो आगे देखिए। उसकी तालिका बना ली। ठीक है, अलग अलग भोजन पचने में कितना देर लगा तो उसका तालिका डॉक्टर ने बना लिया। बोमोंट डॉक्टर जो थे, बोमोंट की तालिका देखो। खाने की चीज़, कच्चा दूध 2 घंटे। अच्छा, इन्हीं का ये दिया हुआ है कि जब इन्होंने ये प्रयोग किए ना, ऐसे तो खा के पता चलता था, लेकिन अब क्या है कि ये पाचक रस में ही ये सब घुलता है और पचता है। तो इसी पाचक रस के द्वारा, मतलब कि डायरेक्ट
प्रयोग करके जान गया कि कच्चा दूध जो है पेट में 2.25 घंटे में 2 घंटा 15 मिनट में पच जाता है पेट में, ठीक है। और गिलास के पाचक रस में 4 घंटा 45 मिनट यानी कि 4.75 घंटा में ये पचता है गिलास के रस में, और पेट में 2.25 घंटा, ठीक है। और इसमें से इतना घटा दीजिए तो आपका कितना बच जाएगा, 30, इधर बच गया 2 घंटा 2.5 घंटा बच जाएगा। 2.5 घंटा जो है ज़्यादा लगता है गिलास के पाचक रस में पचने में, और पेट में जल्दी पच जाता है 2.5 घंटा जल्दी। 2.25 घंटा पेट में तो 4.25 घंटा आपका गिलास के रस में कच्चा दूध। अब उबला हुआ दूध देखिए 2 घंटा लगता है 15 मिनट, कच्चा दूध ज़्यादा लेता है पचने में, और 2 घंटा कम लेता है उबला हुआ दूध, और 30 मिनट जो है गिलास कम लेता है, और 4.25 घंटे में जो है उबला हुआ दूध पचता है गिलास के रस में पाचक रस में। पूरी तरह उबला अंडा, जो पूरा तरह से उबला हुआ अंडा है ये 3.5 घंटा में, ठीक है। थोड़ा दूध से ज़्यादा टाइम लेता है अंडा, और 8 घंटे में गिलास के पाचक रस में। तो जैसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि अंडा पचने में कितने देर लगती है, तो 3.5 घंटा लगता है, ठीक है। ये आप डाटा जो है याद रखिएगा, यहीं से आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आप रोज़ाना खाते हैं ये चीज़, क्या आपने सोचा है कि आप जैसे कच्चा दूध खाते हैं, कभी कभी पिए होंगे सुबह सुबह, गाय जब दूहता है दूध तो उसका ताज़ा दूध ही पी लेता है, तो उसको पचने में कितना देर लगता है, तो 2.25 घंटा। उबला हुआ दूध आप जो डेली का दूध पीते हैं, क्या आपने सोचा कि वो दूध हमारे पेट में कितने घंटे में पच जाती है, तो इस प्रकार 2 घंटा में ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम उबला अंडा, जब थोड़ा हल्का उबला है तो वो 3 घंटा में। पूरी तरह से देखिए यहाँ पूरी तरह से उबला अंडा 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, और कच्चा अंडा जो है हल्का कम उबला हुआ अंडा, तो ये जो है थोड़ा कम ही टाइम ले रहा है, मतलब अंडा कच्चा हो तो और जल्दी पच जाता है, ठीक है। 3 घंटा में पच रहा है, और 6.5 घंटा में गिलास के रस में, वो पाचक रस में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ, जब फेंट लेता है कच्चा अंडा गिलास में तो वो 2 घंटा में ही पच जाता है। तो देखिए कच्चा अंडा और पूरी तरह से उबला अंडा में 1.5 घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा में, और 2 घंटा में आपका पूरी तरह से उबला हुआ दूध। यहाँ में से आपका जो है अंतर पूछ लेगा, ठीक है। उबला हुआ दूध कितने देर में पचता है, और कच्चा अंडा फेंटा हुआ कितने देर में पचता है, तो दोनों 2 घंटा में पचता है, ठीक है। कच्चा अंडा दे देगा और पूरी तरह से उबला हुआ दूध, ठीक है। अब फिर दे देगा पूरी तरह से उबला हुआ अंडा और कच्चा दूध, तो कच्चा दूध 2 घंटा 15 मिनट लगेगा आपको, और पूरी तरह से उबला हुआ अंडा आपको 3 घंटा 30 मिनट, तो 1.5 घंटा जो है आपका अंडा ले लेगा पूरा तरह से उबला। उल्टा देखिए उल्टा है, पूरी तरह से उबला अंडा 3.5 घंटा लग रहा है, और वहीं पूरी तरह से कच्चा दूध 2.25 घंटा, मतलब कि 2.25 घंटा कितना हो गया, 2 घंटा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट पूरी तरह से उबला अंडा और कच्चा दूध में अंतर है पचने में। और कच्चा अंडा जो है ये तो और 1.5 घंटा में पच जा रहा है कच्चा अंडा, ठीक है। तो कच्चा अंडा जो है वो 1.5 घंटा में, जो डायरेक्ट खाता है वो 1.5 घंटा में, कच्चा अंडा 1.5 घंटा में, फेंटा हुआ अंडा आपका 2 घंटा में। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेगा उबला हुआ दूध और कच्चा अंडा पचने में कितना टाइम लगता है, तो ये आधा घंटा जो है कम टाइम लेता है आपका अंडा पचने में। अंडा जल्दी पच जाता है, लेकिन उबला अंडा और कम उबला अंडा ज़्यादा टाइम लेता है। ये दोनों जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
आगे देखिए, और 4 घंटा लगता है आपका कच्चा अंडा को पचने में, 4 घंटा गिलास के पाचक रस में। ये कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर मोमोंट ने हाँ है मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोल दिए। उन्होंने तालिका में से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? हाँ, मैंने भी यह देखा। जल्दी पाचन के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। जल्दी पचने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। देखिए, इसीलिए कहता है दुखी और परेशान नहीं होना चाहिए, खाना ठीक से नहीं पचता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। हमारा पाचक रस जो है अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई? एसिडिटी खासकर जब ठीक से खाना नहीं पचा हो या पचाया हो तो उसे ही मतलब एसिडिटी बोला जाएगा। तो पेट में क्या होता है, पाचक रस में अम्ल होता है, एसिड होता है। उसकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मार कर नहीं भई। बाद में उन्होंने होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। तो बोल रहे हैं गोली मार कर नहीं किए गए, ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीन की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगे मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी? अनीता रामपाल, चकमक, अगस्त 1985 में लिखा है। सोचो और चर्चा करो। अगर डॉक्टर बोमोंट की तरह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? और हम सब देखते बड़ी आंत कहाँ है, छोटी आंत कैसे काम करता है, और नाली किधर रहती है, किडनी किधर रहता है, किडनी के ऊपर जो होता है कैसे होता है, किडनी का आकार कैसे होता है, ये सब देखते। कहाँ से कहाँ तक नली रहती है, एकदम ताक झांक कर करके और अच्छा से देखते किस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है। पेट में कैसे खाना घूमता है, कैसे हम परेशान होने के बाद खाना क्या रिएक्शन देता है, नहीं परेशान होने के बाद खुशी में रहने के बाद कैसे खाना पच जाता है, नींद लेने के बाद है हमारा खाना कैसे जल्दी पच जाता है, नींद में भी ताक झांक करते जब मार्टिन सो जाता। तो इस प्रकार आपके मन में सवाल आते होंगे, मेरे भी मन में आ रहे हैं, इसीलिए तो बताएं। ठीक है, इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तान पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन प्रक्रिया को समझ पाए। पेट क्या होता है, आंतें क्या काम करती हैं, यह सब वे बड़े होकर जानेंगे। अब आगे देखिए, सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अर्पणा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अर्पणा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अर्पणा, देखिए खाना और सही सेहत। रश्मि 5 साल का है, ठीक है, ये है आपका रश्मि। ये रश्मि है। पाँच साल की रश्मि है, 3 साल
की लगती है। ठीक है, 5 साल की रश्मि कितने साल की लगती है? तो 3 साल। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहती है। ठीक है, पेट फूला हुआ है और ये अक्सर बीमार रहती, थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती, खेलने की ताकत भी नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, खाना पूरा दिन, थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। तो यानी कि कुपोषण का शिकार है, उसे खाना सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब देखिए कैलाश, एक कैलाश नाम का लड़का है, ये है कैलाश। अब ये 7 साल का कैलाश है, उम्र से बड़ा दिखता है, बदन मोटा है। ठीक है, और थुलथुला है, जो बदन जो है मोटा और थुलथुला है। पैर में दर्द रहता है, देखिए भार जो है इसका ज़्यादा हो गया, पैर में दर्द, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। तो ये जल्दीबाजी में कोई काम नहीं कर पाता है, थुलथुला है, मोटा है, इसका वजन ज़्यादा है। ठीक है, और उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता है। बस ये स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। तो स्कूल जाता है, स्कूल में बैठ के आता है, मन भद्दा भद्दा लगता है इसका। ठीक है, और टीवी देखना, यही कहें कि इसका माइंड जो है ना कार्य कम करता है। मोटापा के कारण माइंड में चर्बी हो जाता है, शरीर में चर्बी होता है, माइंड भी भारीपन लगने लगता है। ठीक है, घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। तो देखिए वो क्या क्या खाता है, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब नहीं खाना पसंद। बाजार का चिप्स बर्गर क्या खाता है, चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक, बस यही भाता है उसे। तो ये फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करता है, तो इसका शरीर खराब हो गया। इसीलिए घर का खाना मम्मी जो बनाई है, जो भी पापा ला के दिए घर में, घर का ही खाना चाहिए, और बाहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। ज़रूरी वक्त में बाहर का खाना खाएं, बस खाना, न कि फास्ट फूड, खाना खाएं, बना हुआ खाना। ठीक है, खाना खाने के लिए बना है, नहीं कि उसको देखने के लिए और देख के छोड़ देने के लिए। और फास्ट फूड जो है ये सब पैसा कमाने के लिए बना है, और नहीं कि उसको खाने के लिए। बेचने वाला तो पैसा भर भर के कमाता ही है। तो फास्ट फूड हमेशा अवॉइड कीजिए, हमेशा। फास्ट फूड कभी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक चिप्स ये सब तो एकदम बीमारी का घर है, और बच्चे का सेहत दिमाग हर चीज़ से खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, और आप जब उसका विरोध करेंगे ना, तभी ये समाज जो है सही दिशा में चलेगा। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चे को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। अब देखिए दोनों को क्या बोला, सही खाना। एक को खाना नहीं मिलता है, उसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो गई। एक को खाना मिलता है तो इसको जो है थुलथुला हो गया, चर्बी बढ़ गया है, और घर का खाना पसंद भी नहीं करता है। तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। खाना खाने और रश्मि पूरे दिन एक ही रोटी क्यों खाती होगी? 2 कारण है, या तो उनका सेहत सही नहीं रह रहा है, और या तो उसको खाना सही प्रकार से नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें नींबू, हल्का नमक, हल्का सब्जी में बिना तीखा ऐसे बच्चे को देना चाहिए, जो पसंद आता है हल्का सा उसको। बच्चे को खाना पसंद नहीं, बच्चे के सामने बड़े खाए, 1 और 2 और घर के सदस्य जब मम्मी खाने बैठे तो बच्चा को खिलाना चाहिए, पापा खाने बैठे तो खिलाना चाहिए, भाई बहन जो भी सदस्य है कहीं। इसीलिए किसी के घर में अगर बच्चा जाता है तो वो भी बच्चे को
कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है, क्योंकि समाज से, घर से, परिवार से, वहीं से बच्चे खाने, पढ़ने, लिखने, उनका सही विकास हो पाता है और वहीं से वो सीखता है। स्कूल में टिफ़िन खाने सीखता है एक दूसरे को देख देख के, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, बहुत सारे स्किल ऐसा होता है जो कि समूह में रह के ही सीखा जाता है। तो एक दूसरे को देख के भी सीखा जाता है। तो ठीक है, आगे देखिए। दादा दादी से पूछो कि वे जब तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे और क्या और कितना खाते थे। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उसके जैसा है या उनसे अलग है। सही बात, दादा दादी दिन भर 1 से 2 टाइम खाना खाते थे, एक बार खाना खाते थे, उसे पचने में 5.5-6 घंटा लगता है। अभी आपने देखा जब सुबह 8:30 बजे भोजन खाता है तो वो 2 बजे जाके पचता है, ठीक है। इसीलिए भोजन भी इतना अंतराल पे खाना चाहिए ताकि उसका पचने में उसको टाइम देना चाहिए, पचने में बार बार खाना भी नहीं चाहिए। तो उस टाइम क्या करते थे आदमी, पुराने जो हैं दादा दादी परदादा सब पुराने आदमी, ओल्ड मैन, उनका नियम कानून बहुत ही सही था, ठीक है। इस कारण से वह बहुत लंबे जीवन और स्वस्थ प्रकार से जीवन जीते थे। तो अभी आपने देखा कि जो 8:30 बजे भोजन खाते हैं वो 2 बजे पचता है, ठीक है। तो आप टाइम उसमें निकाल लीजिए कितना टाइम लग गया, 3.5 घंटा और 2 घंटा, 5.5 घंटा खाना पचने में लगता है प्रॉपर, ठीक है, 5.5 घंटा। इस प्रकार आप मतलब 5.5 घंटा, कम से कम 5-6 घंटा का अंतराल पे आप भोजन खा सकते हैं। अब देखिए, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक, ठीक है। भरपेट खाना जो है सभी बच्चों का हक है। एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसको भरपेट खाने को मिलता ही नहीं है। तो देखें, रश्मि को जो है कैलाश क्या करता है, घर का खाना पसंद नहीं करता है कभी भी, और उसका जो है शरीर थुलथुला हो गया है, वो किसी काम में उसको मन नहीं लगता है, दिन भर बैठे रहता है और टीवी देखता है। इस प्रकार ये जो है बच्चा, कैलाश नाम का लड़का जो है, ये सही दिशा में इसका विकास नहीं हो रहा है और इसको जो है ये भी बीमारी का शिकार है, ये भी अस्वस्थ है, जो कि हद से ज़्यादा इसके साथ जो है, मतलब क्या कहें कि हद से ज़्यादा इसका क्राइटेरिया जो है खाना खाने का ज़्यादा ख़राब है। अब किसी को मिल ही नहीं रहा है, भरपेट खाना नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार है। भरपेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है, ठीक है। हमारे देश में लगभग आधा बच्चे रश्मि जैसा है, आधा बच्चे रश्मि जैसा है, ठीक है, कुपोषण है। उनको ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता और ठीक तरह से अगर उसको वही रोटी जो कैलाश को मिलता है, रोटी चावल दाल, वही खाना अगर रश्मि को मिलता तो वो ठीक प्रकार से 5 साल के उम्र की लगती और उसका हाइट भी सही रहता और वो कुपोषण नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए समानता होना सबका अधिकार है, समान अधिकार सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आगे देखिए, उड़ीसा के कालाहांडी जिला, उड़ीसा में एक कालाहांडी जिला है के बारे में पढ़ो, सोचो और चर्चा करो। दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो, कहाँ है, ठीक है। ये आप पता कीजिए, गोदाम सब खाने की चीज़ें कहाँ रखी जाती है, कहाँ से कौन सा सामान आता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और कहाँ उसको गोदाम में रखा जाता है, कहाँ उसको एकत्रित किया जाता है, भंडारण किया जाता है,
ये सब पता करके और फिर अपने मन में सोचना चाहिए कि वो खाना वहाँ से आता है, वो चीज़ वहाँ से आता है, फिर वहाँ उसको रखा, फिर उसके थ्रू रिटेलर को जाता है, फिर दुकानदार को जाता है, दुकानदार के थ्रू फिर हमारे पास आती है। ठीक है, इस प्रकार ये सब एक कड़ी के बाद एक कड़ी को जोड़ते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, समझ विकसित होती है बच्चों का। अब देखिए 30 साल की गोमती, कालाहांडी जिले की कहानी है, उड़ीसा की कालाहांडी जिले। 30 साल की गोमती है, किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। अब देखिए, उसे काम भी नहीं मिलता है, भरपेट कई महीनों तक भोजन भी नहीं मिलता है उसको, और जो मजदूरी करती है उसी पैसा से वो भरपेट अनाज खा पाती है। ठीक है, भरपेट अनाज भी नहीं खा पाती है फिर, और उसका मजदूरी भी कम है। फिर क्या है, जंगल के पेड़ों की पत्तियां। अब देखिए क्या है, पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती है। ठीक है, पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती इन पैसों से, कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। देखिए, पत्तियां और जड़ें खाती हैं गोमती। ठीक है, इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। अब गोमती के बच्चे क्या हैं, बीमार पड़ गई है। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गए। अब देखिए, उनके पति भी भूख के कारण दुनिया से जो है चले गए। अब देखिए, एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कालाहांडी जिला जो है उड़ीसा में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होती है तो आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा का कालाहांडी जिला में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए असमानता कितना है, और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है और दूसरे राज्य वहाँ से लेके जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसा है। कई गरीब मजदूरों का कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। गोदाम में ये धान पड़ा पड़ा सड़ जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार हो जाता है, और ऐसे जगह जो है भूखमरी का शिकार हो जाता है। क्यों हो रहे हैं, ठीक है, भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? उसी जगह जहाँ गोदामों में पड़ा पड़ा अनाज भी सड़ जाता है, धान भी बहुत होता है, फिर भी वहाँ कई बार जो है वहाँ के मजदूरों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। अब देखिए, हम क्या समझे, जब हमें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचना शुरू कर देता है तो क्या तुम कैसे समझाओगे? लिखो। ठीक है, तो मुंह में पचना शुरू कैसे करता है? मुंह के लार के द्वारा। ठीक है, इसीलिए थूक जो है वो लार है, और उसी से भोजन जो है पचता है और जल्दी पचने में कार्य करता है। और जब तक पचेगा नहीं सही प्रकार से तो हमारा पेट में क्या होगा, भोजन एसिडिटी, अम्ल बन जाएगा और सड़ जाएगा भोजन। इस प्रकार से पेट में गैस हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा। जो बच्चा सही प्रकार से नींद नहीं लेता है, खाना नहीं खाता है, आराम नहीं करता है, फिर खेलता नहीं है, खुश नहीं रहता है, और सही प्रकार से क्या करता है, हमेशा वो अपना लार का दुरुपयोग करता है, चबा के भोजन नहीं करता है, तो उसका पेट में क्या होता है, एसिडिटी बन जाता है, और उसको जो है सही टाइम पे नहीं उसका पोटी हो पाता है, नहीं सही टाइम से उसका खाना पचता है, नहीं शरीर में उसको तंदुरुस्ती रहती है। इसीलिए सही टाइम पे सुबह भोजन करने का, जब अग्नाशय जब खुला रहता है तो उस टाइम में सही टाइम पे भोजन करना चाहिए। सुबह बच्चे को भोजन करना चाहिए, नहा धो के फ्रेश हो के सही तरीके से। ठीक है, नहाने के बाद खाना जो है खाना चाहिए, ना कि खाना खाने के बाद नहाना चाहिए। तो इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। ठीक है,
तो 5.5 घंटा का अंतराल पे खाना चाहिए। दिन में 4 बार 3 बार इस प्रकार खाना खाना चाहिए बच्चे को। और सही खाना न मिले तो बच्चे को क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो सही खाना नहीं मिलने से बच्चे बीमार हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, उनका मानसिक शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसका बौद्धिक जो है उसका क्षमता का विकास नहीं होगा। अब देखिए, खाएं आम 12 महीने। अब आम खाइए 12 महीने। ठीक है, कैसे? तो अमन के डिब्बे में तो मीठी पूड़ी है, नीतू आलू की सब्जी लाई है। नीतू जो है आलू की सब्जी लाई है और मीठी पूड़ी है। ठीक है, अमन के डिब्बे में मैं भिंडी लाई हूँ। प्रीति है, ये बोलती है क्या, मैं भिंडी लाई हूँ। अमन जो है आलू का सब्जी लाया है, नीतू आलू की सब्जी लाई है। और अमन जो है ये लाया मीठी पूड़ी, नीतू लाई है आलू की सब्जी और प्रीति बोलती है कि मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। अब देखिए, ये अमन बोलता है नीतू को, नीतू लगता है तुम्हारे आलू खराब हो गए हैं। आलू तो खराब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। अब ये प्रीति बोलती है, अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गया है? ठीक है, अब देखिए, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। ठीक है, तो आलू जब खराब हो जाता है, आलू का सब्जी, तो वो स्मेल करने लगता है। कोई भी सब्जी खराब होने के बाद स्मेल करने लगता है, इसीलिए उसको पता चल गया। आगे देखिए, खाना कब तक खराब होता है? बच्चों के अनुभवों से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना। ठीक है, प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना है। ठीक है, अब देखिए, ये सब प्रश्न उत्तर है। ठीक है, हर हफ्ते तक खराब नहीं होगी, महीने भर तक खराब नहीं होगी। जो चीज़ महीने भर तक खराब नहीं उसका लिस्ट बनाना है, जो हफ्ते तक खराब नहीं उसका लिस्ट बनाना है। दिन में खराब हो सकती है तो कच्चे जो है खाना जो है खराब हो जाएंगे। डेली का जो होता है खाना, जैसे चावल सब्जी दाल, ये सब जो है आपका एक दिन में खराब हो जाएगा और हफ्ते भर खराब नहीं होगा आपका। सूखा चीज़ जैसे आपका आटा हो गया, आपका सत्तू हो गया, ठीक है, ये सब हफ्ते भर, मुड़ी चूड़ा, ये सब खराब नहीं होगा। महीने भर आपका जो है अचार बना कर रख सकते हैं, जैम जेली, एक महीने तक चल सकता है आपका। ठीक है, इस प्रकार महीनों का सूची। सब्जी जो है आपका खराब हो जाएगा 2 से 3 दिन में, कच्चा सब्जी जो लाता है। बीजी से लौटाई ब्रेड। ठीक है, अमन की बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटाया होगा? ब्रेड खराब क्यों लगी? तो ब्रेड खराब होता है, यहाँ डेट लिखा रहता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट, उसको देख के ही लेना चाहिए, नहीं तो खराब और कवक लगा हुआ और सड़ा हुआ, ये फफूंद लगा हुआ है। देखिए, बाहर से भी पता चल रहा है फफूंद लगा है ब्रेड में, और इसका एक्सपायरी डेट भी रहता है। ब्रेड बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ है। ठीक है, इसीलिए देख के लेना चाहिए, ताज़ा ब्रेड लेना चाहिए। खाने की कहीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। सामान खरीदते समय पैकेट पर लिखी गई कौन सी जानकारी देखते हो? एक्सपायरी डेट देखा जाता है। ठीक है, अलग अलग खाली पैकेट पर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख,
आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। शिक्षक को बता रहे हैं, ठीक है। उसका तारीख देखना चाहिए, मूल्य कितना है वो देखना चाहिए, और वजन कितना है ये देखना चाहिए। हमेशा जांच करके लेना चाहिए। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें। ब्रेड सूखा न हो तो कमरे में हवा हो, ठीक है, सूखी ना हो, कमरे में हवा हो। तालिका को चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चों से रोज भरवाएं। अब देखिए, खाना कैसे होता है खराब। प्रयोग, पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। कुछ पानी का छींटा लगाकर ब्रेड या रोटी के एक टुकड़े पर पानी का कुछ बूंद डालकर छींटा लगाकर कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो। जब तक तुम्हारे ब्रेड पर कुछ बदलाव न दिखे, दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज भरो, ठीक है। तो देखिए, छूने से गंध में, हैंडलेस से देखने में, रंग में, ठीक है। ये सब है आपका प्रश्न उत्तर। अब देखिए, दूध एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। घरेलू उपाय है, ठीक है। दूध को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखा जाता है, दूध गर्मी दिन में, ताकि वो खराब नहीं हो। पके हुए चावल जो है गीले कपड़े में लपेट के रखा जाता है, पका हुआ चावल अगर बच जाएगा तो। हरा धनिया जो है, और साफ सुथरा कपड़ा, और क्या है, रंगीन कपड़ा नहीं होना चाहिए, सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। हरा धनिया उबालते हैं, हरा धनिया क्या है, उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले रहते हैं नमी से बचाकर। ये क्या है, उबालते हैं, हरा धनिया नहीं, इसको भी लपेट के रखा जाता है, ठीक है। प्लास्टिक में उसके अच्छा से तोड़ के उसका जड़ सबको फ्रेश करके फिर उसको रखा जाता है, हरा धनिया को। ये क्या है, कुछ मिस्टेक हो गया। चिट्टी बाबू, आगे देखिए। और चिन्ना बाबू ने बताया माँ मीडी तांडूड़ा, ठीक है। माँ मीडी, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू चिट्टी बाबू ने बनाया, क्या बनाया, माँ मिंडी टांडूड़ा, टांड्रा, माँ मीडी टांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रेपुरम, देखिए आंध्र प्रदेश का जो है अत्रेपुरम गांव में रहते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना चिट्टी बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रेपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। चिन्ना और चिट्टी बाबू को जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना बहुत पसंद है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। नमक मिर्च लगा के कच्चे आम में खाइए, मज़ा आ जाता है, एकदम कसकसा के, बहुत ही मन फ्रेश हो जाता है। अब देखिए, और उससे विटामिन सी भी मिलता है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अलग मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामीडी टांड्रा आम पापड़, मामिंडी टांड्रा हुआ ये आंध्र प्रदेश का जो है। आम पापड़ को आंध्र प्रदेश की भाषा में क्या बोलते हैं, तो मामिंडी टांड्रा। तो क्या बोल रहा है, मामिंडी टांड्रा बनाओ ना आम पापड़। यानी फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिंडी टांड्रा बनाएंगे। तो उसे बुलवा लिया, भाइयों ने मदद
के लिए जल्दी से हामी भर दी। अलग दिन सुबह दोनों भाई ने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद लाए। ठीक है, देखिए नारियल एक चटाई चाहिए, कैजुरीना पेड़ के डंडे, पेड़ का डंडा चाहिए, नारियल का से बनी हुई रस्सी, गुड़ और चीनी। मामिंडी टांडरा बनाने में आम के साथ क्या क्या लगता है? तो एक चटाई सुखाने के लिए चाहिए, खजूरना पेड़ के डंडे चाहिए, नारियल का रस्सी चाहिए, गुड़ और चीनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे ये खेलता चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू। अब देखिए आम को ऐसे घोल लिया पूरा और निकाल लिया इसका गुद्दा पूरा। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती है। दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया और उन्हें उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी और रस्सी की सहायता से चटाई बांधा। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे जो है न रहे। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा, गुड़ को जो अच्छे से मिक्स किया और उसमें गांठ न रहे। ठीक है, तोड़ा, उसमें गांठ न रहे गुड़ में। अब देखिए कैसे बनाए। आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाला। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह से मिलाया। आम के जो है गुदा में जो है मीस के और गुड़ और चीनी मिलाया बराबर मात्रा में। इस गूदे की एक पतली सी परत चढ़ाई और फैला दी। अम्मा ने मीठे गूदे की जो है एक पतली सी परत चढ़ाई और फैला दिया पूरा चटाई पे। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। जब दिन छप गया तो उसको चटाई को साड़ी से ढक दिया। ठीक है, अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गुदा निकाला, चीनी गुड़ डाला, इसी प्रकार फिर किया। परत जमा दी, आम की परत पर एक और परत जमा दिया। ठीक है, चौथे दिन अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही परतें जमाई। फिर अगले दिन भी आम के परत पे फिर आम का गुदा और चीनी और गुड़ मिला के फिर इसी प्रकार किया। 4 हफ्ते बाद, और बारिश का मौसम जो है बारिश ना हो, अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो। ठीक है, बारिश ना हो जाए। अब देखिए 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई। एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगा। एक सुनहरी जो है बिछौना की तरह लगने लगा। अब कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा अब आम पापड़ तैयार है। अब फिर उसको सुखाया पूरा और आम पापड़, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आम में मचान पर से चटाई हटाई। ठीक है, और आंगन में से मचान पर से चटाई हटाया। आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। कितना अच्छा। चिन्ना बाबू बोले वाह मज़ा आ गया, आखिर अपने हाथ भी तो लगा है। अपने हाथ भी तो लगा है इसमें, तो मतलब अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट हो गया। ठीक है, आम पापड़ इस प्रकार बनाया जाता है, आपने देखा। ठीक है, अब देखिए कोई अचार बनाता है तो अचार कौन बनाता है, उन्हें यह तरीका किससे सीखा। ठीक है, ये सब सीखना चाहिए अचार बनाने। घर में बनने वाले किसी एक अचार बनने में से किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ये भी बच्चों को सीखना चाहिए। क्या क्या तरीका है, पापड़, चटनी, बड़ियाँ तुम्हारे यहाँ कैसे बनता है, ये सब पता कीजिए।
पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? ठीक है, अपने साथ पैक कर करके सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? अगर शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? तो हाँ, पानी अगर कहीं भी थोड़ा सा भी पानी आपका पड़ जाएगा ना अचार में, तो उसमें फफूंद सा हो जाता है। ठीक है, उसका अचार आम, पापड़, चटनी, टॉफी रस आदि कई कुछ बनते हैं। आम से जो है बहुत सारे कुछ बनते हैं। कुछ और खाने की चीज़ें के नाम लिखो। लंबे समय तक चलने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनते हैं। तो इस प्रकार देखिए, अचार बनाने के लिए ये सब हो गया। अब अगले क्लास में इसको पूरा, ये अगले क्लास में नहीं, अभी 14 चैप्टर है इसमें, ये देखिए। ठीक है, लास्ट चैप्टर ये है रहा आपका 22 है, फिर चला काफिला। ठीक है, सिर्फ इसका जो है कहानी ही पढ़ के सुना देंगे। तो आपने सीखा अचार बनाने के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, ये आपका जो है क्लास जो है ये जे टेट सी टेट, ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप और जो भी किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसमें जो है एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से अब साइंस का एनसीईआरटी ये ईवीएस के काम आएंगे आपके, जो है 1 से 5 वाला एग्ज़ाम जो होता है उसमें ईवीएस पर्यावरण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सदा खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अच्छे कार्यों में संलग्न रहें।